नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत। होम्योपैथी में दवाई लेने से पहले कई बार हमें मरीज़ को कुछ बातें बतानी पड़ती हैं। वो बातें आपको होम्योपैथी इलाज लेने से पहले ही पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहली बात है कि होम्योपैथी में हमें मरीज़ से क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए, उनसे हम क्या उम्मीद रखते हैं। तो सबसे पहले उम्मीद हम ये रखते हैं कि मरीज़ से जो हम पूछें उस प्रोसेस का नाम होता है केस टेकिंग, यानी आपकी सारी पूछताछ। उस पूछताछ के लिए हमें आपसे एडी से चोटी तक सारी बातें पूछनी पड़ेंगी। यानी आपके चाहे छींकों की बीमारी है, एक छींक पूरा दिन की आती है और उसके लिए आप डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए आ गए, उसके लिए भी हमें 1-1.5 घंटा केस टेकिंग करनी पड़ती है। यानी एडी से चोटी तक की सारी बातें पूछनी ज़रूरी हैं, क्योंकि कई बार मरीज़ कहता है कि जी मुझे तो बस ये छोटी सी बीमारी है और आप मुझसे पूछ रहे हो इतना सारा। अंग्रेजी दवाइयों में छोटी सी बीमारी के लिए थोड़ा सा टाइम देके 1 या 2 दवाई देके आपको टहलाया जा सकता है, पर हमारी दवाइयों में ऐसा नहीं है। हमें चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, पूछना पड़ेगा सारा। इस केस टेकिंग के ऊपर एक वीडियो मैंने हालांकि और भी बना रखी है। अगर आपको इसी यहाँ तक सेटिस्फिकेशन हो जाता है तो वो वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों पूछना ज़रूरी हो, मैंने उस वीडियो में अलग से बना रखा है। पर यहाँ पे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि जैसे जो आपको सपने आते हैं, अब कई लोग कहेंगे जी मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, सपने की बात पूछ रहे हो आप। इन बात सपने से आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ बस कि क्यों पूछना ज़रूरी है। जैसे किसी को सपने में पानी दिखता है, जल दिखता है, वाटर दिखता है, तो वहाँ पे हमें ये पता लगता है कि इसकी कफ प्रवृत्ति है, क्योंकि कफ का सूचक है क्या, आपका ये ड्रीम के अंदर पानी देखना। कोई उड़ रहा है सपने में तो वायु प्रधान उसका दोष है। किसी को आग दिखती है तो पित्त प्रधान उसका शरीर है। यानी हम ये देखते हैं कि सपने तक हम यानी दिमाग तक आपका पढ़ेंगे। तो केस टेकिंग के लिए आपका इम्पोर्टेंट है कि सारी बातें ढंग से बताना, और ये नहीं सोचना कि ये बातें मैं बता दूंगा तो कुछ मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, या ये बात मैं क्यों बताऊं, उस बात को छिपाना नहीं है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप सारी बातें बताएं और ढंग से। फिर अब दूसरा पॉइंट ये है कि अपॉइंटमेंट लेके आएँ। अपॉइंटमेंट का क्यों है अपॉइंटमेंट लेने का मतलब कि मरीज़ जब हमारे सामने होता है और ढेर सारी हम केस टेकिंग की बातें पूछते हैं, 100, 150, 200, 300 बातें आपसे पूछी जाती हैं, तो वो 1 मिनट का काम तो है नहीं। तो अब मान लो कि मैंने किसी और मरीज़ को टाइम दे रखा है, उसमें 1-1.5 घंटा मेरा लगना है, 2 मरीज़ों को मैंने टाइम दे रखा है, बिना अपॉइंटमेंट लिए आप आ गए, तो आपको लगेगा डॉक्टर ने 2 घंटे हो गए सामने वाले को बैठा रखा है, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, और हमें भी ये आप हमारे ऊपर भी ये दबाव नहीं हो कि हम कोई बाहर है जो वेट कर रहा है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना काफ़ी आवश्यक है। अब अगली बात आती है कि कई लोग कोशिश करते हैं अपॉइंटमेंट लेने की, जो जैसे शनिवार का दिन है, संडे का दिन है, या इसका सोमवार का दिन है। संडे को तो देखो हम मोस्टली छुट्टी करते हैं, आगे कोई चेंज आ जाएगा तो आपको बता भी दिया जाएगा। पर मोस्टली उन दिनों में लोग कोशिश करते हैं कि उनकी छुट्टी है, उस दिन डॉक्टर को जाके कहो कि जी आज ही और इसी टाइम पे हमें दवाई लेनी है, या मेरी ट्रेन जाना है, मेरी स्कूल की बस जाएगी, कुछ भी जो भी उसका एग्जाम्पल वो देते हैं। तो भाई ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। उसका एक कारण है, क्योंकि जैसे आपकी छुट्टी है ऐसे ही 50 लोगों की और भी छुट्टी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हमारे पुराने पेशेंट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनमें तो 5, 10 मिनट, 15 मिनट हमारी लगनी होती, तो हम उन पुराने लोगों को उस दिन बुला लेते हैं। तो आप वो दिन चयन करो जिस दिन हमारे ऊपर लोड नहीं हो। वो दिन कौन कौन से हैं? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। शनिवार और सोमवार को ज़्यादा भीड़ होती है, पुराने लोगों को ही हम मोस्टली देखते हैं। तो आपकी छुट्टी के हिसाब से आप हमारे पास मत आओ। अगर आपको कोई तगाजा है, कोई इमरजेंसी, आप नहीं आ सकते और उसी दिन आपको आने करने की जिद करनी है आपको, मान लो, तो भाई आप और कहीं दिखा लो। मेरा काम है, मैं ढंग से देखता हूँ, 1.5-2 घंटा मैं अपने हिसाब से आपको दूंगा जब आपकी बीमारी ठीक होगी। इसलिए पहली बार की बात है ये। आपको उसके बाद जो फॉलोअप का टाइम है, बाद में जो आपकी दवाई चलने वाली उसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो आगे तो जो दवाइयाँ चलनी उसके बाद तो फिर आपके हिसाब से जो टाइम है आपको दिया, जो आप चाहते हो कि 20 दिन मुझे देखा जाए तो उस दिन देखा जा सकता है। पर जो पहली बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें सारी चीज़ें देखना, तो उस हिसाब से ही आप आएँ। पहली बार में जो मैंने आपको दिन बताया उन्हीं में से आप आएँ। फिर बात आती है कि कई लोग जैसे हम दवाई देते हैं तो हमारी दवाइयों से क्या कि जो आपका रोग है, अंग्रेजी दवाइयों में तो क्या है कि आपके रोग को दबा दिया जाता है, तो आपको परेशानी महसूस नहीं होती। रोग बेशक से रहता है, क्या कोई थायराइड का मरीज़ या किसी भी बीमारी का मरीज़
उसको दबाए रखते हैं, चाहे वो ज़िंदगी भर इलाज चलता रहे। तो हम तो बीमारी को जड़ से निकालना है। और जैसे मान लो किसी को खांसी की बीमारी है और उसके शरीर के अंदर बलगम है, तो बलगम को जब तक हम बाहर नहीं करेंगे तो खांसी कैसे ठीक होगी। किसी को बुखार दबा हुआ, टाइफाइड के बुखार को हम बाहर नहीं निकालेंगे, बुखार सहन करना पड़ेगा मरीज को, बलगम सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमारे इलाज के दौरान बीच में आपको कोई दिक्कत आती है, छोटी मोटी खांसी जुकाम बुखार दस्त, उसको आप सहन करने की आपके अंदर थोड़ी बहुत क्षमता होनी चाहिए। 2-3 दिन बुखार दस्त आ जाएं तो ये नहीं कि आप एकदम से अंग्रेजी डॉक्टर के पास भाग जाओ, हमारे इलाज को ख़राब कर दो। तो हमारे इलाज को ख़राब नहीं करना है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो आप ऐसे करो भाई, अंग्रेजी डॉक्टर से पहले ही आप इलाज लेते रहो, हमारे पास आओ ही मत। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके पैसे भी नहीं लगें और आपका समय भी वेस्ट नहीं आए, क्योंकि आपको यहाँ पे आने के बाद ये बात पता चले। तो हमारे इलाज में ऐसा नहीं कि लगातार इस तरह की दिक्कत आएंगी, 5-7 महीने में 2-4 महीने में बुखार खांसी छोटा मोटा इलाज में आ जाता है। तो उसको दबाने की आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, तब हमारे इलाज का फ़ायदा है। अब अगली बात है कि छोटा बच्चा होता है तो अपने हरियाणा में माहौल है कि भाई जो मदर हैं या जो लेडीज़ हैं घर की, वो बाहर नहीं निकलती इतनी ज़्यादा। तो छोटे बच्चे को दिखाने के लिए जो पेरेंट्स हैं उसके पापा वो कहते हैं कि जी इसके बारे में सारी बातें मैं बता दूंगा और इसकी मदर की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आ नहीं सकती, या कोई भी बहाना वो बताते हैं, जो भी क्या पता असलियत में भी है या बहाना भी है, उनको पता है ये बात। तो हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे की जब वो बच्चा पेट में है वहाँ तक की सारी बातें पूछ सकते हैं, तो आप कैसे बताओगे। तो इसलिए मदर का आना ज़रूरी है उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए। दूसरी बात यह है कि जितना बच्चे के बारे में मदर बता सकती है, जो उसको पालती है, उसको पेट में उसको रखा, सारी बातें उसको पता है, किस टाइम पे लैट्रिन करता है, किस टाइम पेशाब करता है, इसका स्वभाव कैसा है, गुस्सा कितना करता है, उतनी बच्चे के पापा अक्सर नहीं बता पाते। और बता पाते हैं तो 100 में से हम 100 बातें ढंग से नहीं बता पाएंगे, 20 बातें ढंग से बता पाएंगे, उसको बच्चे को आराम आएगा नहीं, ब्लेम आप हमारे ऊपर करोगे। तो उससे अच्छा ये है कि पहली बार में बच्चा अगर है, लगभग 15 साल से नीचे के जितने लोग हैं, उसके लिए उसकी मदर का आना कंपलसरी है। और इस बात के लिए जिद ना लगाएं जी मैं बता दूंगा, भाई आप इतने बताने वाले हो तो आप कहीं और दिखा लो, हमारे बस की बात नहीं है। अगर हमें पूरी बात पता नहीं चली तो इलाज ढंग का नहीं होगा और डॉक्टर को बदनाम करने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसलिए आप पहले ही आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसकी मदर का पहली बार में, बाद में चाहे आप लेके आते रहो, उसकी चाहे 1 साल इलाज चले चाहे 6 भी नहीं चले। तो अब अगली बात के बारे में बात करते हैं। अब मान लो 15 साल से कोई बड़ा है, या फिर जैसे 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का कोई समझदार इंसान है, तो उस केस में वो सिंगल भी आ सकता है अपना इलाज लेने के लिए। पर कोशिश ये करे कि उसके साथ वो आदमी आए, चाहे उसका पिताजी आए, माताजी आए, कोई ऐसा आदमी आए जो उसकी हकीकत सारी बता सके। क्योंकि बचपन में भी आपको क्या क्या दिक्कत आई थी आपको याद नहीं होंगी, 3-4 साल के आप थे, 2 साल के आप थे। तो उस केस में क्या है कि आपके साथ कोई आ जाए तो सबसे अच्छा है, वरना समझदार लोगों को 100 में से 1% हम ये छूट दे देते हैं कि आपके साथ कोई नहीं भी आएगा तो काम चल जाएगा। पर कोशिश ये करें अच्छा इलाज लेना है तो साथ में किसी को जो आपको ढंग से जानता है, अपने दोस्त को नहीं, दोस्त तो आपको बाद में जानता है, आपके माता पिता आपको पहले से जानते हैं, बड़े भाई या बड़ी बहन आपकी हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो जिसने आपको पाला पोसा है तो उसको आप साथ में ज़रूर